चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिएगा, जेईई मेंस 2024 और 2025 के काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारा सबसे पहला सवाल दिया गया है कि द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस एट द सेम टेम्परेचर इज 4/25। देन दी रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटीज विल बी। तो बोला गया है कि दो गैसेस के लिए जो वेपर डेंसिटीज का रेशियो है सेम टेम्परेचर पर, वो है हमारा 4/25। तो इनकी आरएमएस वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आरएमएस वेलोसिटीज का हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले गैसेस के लिए हमें वी आरएमएस वेलोसिटी दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है वी आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन में m, 3RT अपॉन में m। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एंड m इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर ठीक है, देखिएगा ये हमारा मास है, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो हियर वी कैन से इट विल बी 3RT अपॉन में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इस तरीके से। तो दोनों गैसेस के लिए अगर हम लोग कंपैरिजन करें, 3 कांस्टेंट होगा दोनों के लिए, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो हमारा सेम कंटेनर में है। तो इनके लिए अलग क्या फैक्टर है, डेंसिटी अलग है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि VRMS जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। देयरफॉर इनकी आरएमएस वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा दैट इज VRMS1 अपॉन में VRMS2, ये आ जाएगा हमारे पास में ρ2 अपॉन में ρ1, इस तरीके से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ρ1 अपॉन में ρ2 दे रखा है, डेंसिटी 1 अपॉन में डेंसिटी 2 दिया हुआ है। तो डेंसिटी 2 अपॉन में डेंसिटी 1 क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, तो ये आ गया 5। 4 का अंडर रूट 2, तो रेशियो क्या बन गया हमारा VRMS वेलोसिटीज का 5/2, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर ले इसे। लिख लिया इसे। हो गया नोट डाउन। चलिए अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा अगले सवाल में दिया गया है कि ये सैंपल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस। एक सैंपल में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल इज। तो यहाँ पर इस सैंपल के लिए इनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो क्या होगा, राइट, दैट इज VRMS हीलियम अपॉन में VRMS ऑक्सीजन। इस सैंपल के लिए क्या होगा ये हमें बताना है। समझ में आ रही बात। तो VRMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस, क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन में m। ठीक है ना, 3 हमारा कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड m इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो दोनों के लिए, किसके लिए, हीलियम और ऑक्सीजन के लिए 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम है, अलग अलग क्या होगा इनका मॉलिक्यूलर मास अलग होगा। देयरफॉर वी कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। देयरफॉर इनकी रेशियो की अगर बात कर रही है की जा रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि VRMS हीलियम
अपॉन में वी आर एम एस ऑक्सीजन, वी आर एम एस ऑक्सीजन, ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में, अंडर रूट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, जो कि हमारे पास में डायटोमिक होता है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम जो कि जनरली मोनोएटॉमिक होता है। तो एक सिंगल ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, 16 होता है। दो ऑक्सीजन को मिला के कितना हो गया, 16 + 16 यानी कि 32। तो ये ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया हमारा 32 डिवाइडेड बाय हीलियम, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 4, तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है ना, पूरा अंडर रूट में। 32 को डायरेक्टली हम लोग 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, है ना। 8 का अंडर रूट लेना है तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये 2√2 बन जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास में 2√2/1 इस तरीके से, जो कि हमको हमारा ऑप्शन बी में ऑब्जर्व हो रहा है। तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। सॉरी। हो गया नोट डाउन। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे। सवाल में कहा गया है कि इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए गिवन टेम्परेचर पर उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर सेकेंड है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम कंडीशंस इन किलोमीटर पर सेकेंड इज, तो यही सेम कंडीशंस में ऑक्सीजन के लिए हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा वी आर एम एस के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन में m। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर लो, दोनों के लिए 3RT सेम है, मॉलिक्यूलर मास अलग होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस VRMS विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। तो इसीलिए हमें अल्टीमेटली ऑक्सीजन के लिए बताना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि VRMS ऑक्सीजन अपॉन में VRMS हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2, ऑक्सीजन 32 हो जाएगा, राइट, ये इस तरीके से। और यहाँ पर 32 को डायरेक्टली 2 से कैंसिल आउट करें, कितने टाइम्स जाएगा ये 16 टाइम्स, और 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 4, तो ये बन गया हमारा 1/4, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, हमें क्या बताना है ऑक्सीजन की VRMS स्पीड। तो वी कैन से कि VRMS ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू VRMS ऑफ हाइड्रोजन, इसको इधर भेज दो, डिवाइडेड बाय ये 4 हो गया। VRMS हाइड्रोजन के लिए कितना बोला जा रहा है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय दिस 4 कर दें, तो ये क्या आ गया हमारा 1/2, जिसको हम लोग 0.5 भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 0.5।
हो गया ये नोट डाउन। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे। सवाल में कहा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विल बी अप्रोक्सीमेटली गिवन R इज इक्वल टू 8.3 जूल्स पर केल्विन, गामा इज इक्वल टू 1.4। तो ऑक्सीजन के अंदर में साउंड की स्पीड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा अप्रोक्सीमेटली हमें बताना है। तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, इस तरीके से। तो बस अब वैल्यूज पुट कर दे हम लोग। गामा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1.4, आर की वैल्यू 8.3 इनटू स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 एटम्स होते हैं 32, है ना, ये लेकिन ग्राम्स में रहेगा, इसको हमें केजी में एक्सप्रेस करना रहता है एसआई में। तो ये हो गया 32 इंटू 10 की पावर -3, इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 99,133.125, इस प्रकार से। इज इक्वल्स टू फाइनली ये मिल जाएगा हमें 314.85, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 315 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो 315 तो हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसकी जो नजदीकी ऑप्शन है उसको चूज कर लेना होगा, जो कि कौन सा मिल रहा है हमें 310। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में दिया गया है कि द पैरामीटर्स दैट रिमेन द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट ए गिवन टेम्परेचर। तो गिवन टेम्परेचर के लिए चाहे हमारे पास में कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हो, वो चीज यहाँ पर सेम होनी चाहिए। वो क्या है, स्पीड, मास, मोमेंटम या फिर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब हमारे पास में गैस के मॉलिक्यूल्स बदल रहे हैं, ठीक है ना, तो हर एक गैस मॉलिक्यूल का अलग अलग मास होता है, तो मास यहाँ पर सेम रहेगा क्या, नहीं। इनकी स्पीड अलग अलग रहेगी, ठीक है ना, स्पीड हमारी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर में डिपेंड करती है, तो स्पीड अलग रहेगी तो मोमेंटम भी अलग रहेगा। तो क्या चीज सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। एंड वी वेरी वेल नो कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो सभी गैस पार्टिकल्स के लिए सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां पर ये मेंशन कर दीजिएगा कि एट ए गिवन टेम्परेचर हाँ हाँ, मतलब ये मोलिकुलर मास बदल जाएगा तो मास भी बदल जाएगा ना। एट ए गिवन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी remains same for the molecules of the gas, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिख लिया इतना। चलते हैं आगे, आते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि फॉर ए पर्टिकुलर आइडियल गैस
Which of the following graph represents the variation of mean squared velocity of the gas molecules with temperature? तो यहाँ पर हमारे लिए वो कौन सा ग्राफ है जो कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, टेम्परेचर के साथ में उसका सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो हमें ये पता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स के गैस के लिए, राइट, दैट इज गिवन बाय हाफ m v RMS स्क्वायर, राइट, दिस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 3/2 nRT, है ना। ये हमारे पास में लीनियर आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये 3 लेते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये हाफ कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, r कांस्टेंट है। तो जो VRMS स्क्वायर है वो बेसिकली हमारे पास में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका स्क्वायर थोड़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि इसका जो ग्राफ रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से पैराबोलिक रहेगा, है ना। और पैराबोलिक हमें यहाँ पर ये 2 ग्राफ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो टेम्परेचर जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो इसमें देखो आपका जैसे जैसे VRMS बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो है एकदम एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज हो रहा है, और इसमें जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये कांस्टेंट की तरफ पहुंच रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा बी वाला जो है वो सही या फिर करेक्ट ग्राफ हो जाएगा, राइट। लिखिएगा इसको। और ये हमारे पास में ये जो m है वो गैस का आपका जो टोटल मास है वो है, ठीक है। लिख लिया इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में दिया गया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज 50 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट 17 डिग्री सेल्सियस इज, कि हमारी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना, जिनके आपका गैस का टोटल मास हमारा 50 ग्राम है, कौन सी गैस है, CO2 है, इस टेम्परेचर पर 72 डिग्री सेल्सियस पर हमको इसे बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा हाफ m और v दैट इज रूट मीन स्क्वायर, इसको लेते हैं हम लोग VRMS, है ना, VRMS। सो दिस विल बी हाफ मास इनटू VRMS क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, इसका स्क्वायर कर दो कि क्या आ जाएगा, 3RT अपॉन में दिस मॉलिकुलर मास है, राइट। बाकी अब वैल्यूज तो हमें सारी दे रखी है तो इनको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में 3/2 इंटू मास कितना दिया गया है, इट इज ऑफ 50 ग्राम, है ना। मॉलिकुलर मास भी हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको हम लोग 50 ग्राम ही रख लो। इंटू आर कितना होता है 8.3, इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 17 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे 17 प्लस 273 करना होगा, होल डिवाइडेड विद मोलिकुलर मास। कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है 12, है ना, एटॉमिक नंबर से तो मोलिकुलर मास हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन के लिए ये O2 है, कितना हो जाएगा ये 32, और यहाँ पर ये 50 जो है वो 2 से 25 टाइम चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, ये 3 इंटू 25 इंटू 8.3 कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 622.5 इंटू 17 प्लस 273, ये आ गया हमारा 290, होल डिवाइडेड विद 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44। तो इसको सॉल्व करिएगा पूरे को तो ये आएगा 4102.4
84 जूल्स इज आवर आंसर, जो कि हमको हमारा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नोट डाउन कर ले इसे। लिख लिए, चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर सवाल में दिया गया है कि ये डायटोमिक गैस, ठीक है ना, जिसका गामा की वैल्यू दैट इज Cp अपॉन Cv 1.4 होती है, डज 100 जूल ऑफ वर्क इन एन आइसोबैरिक एक्सपांशन, ठीक है ना। तो आइसोबैरिक एक्सपांशन के दौरान पर 100 जूल का वर्क हो रहा है। सो द हीट गिवन टू द गैस इज, तो इस प्रोसेस के दौरान पर हीट कितनी दी गई होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास में प्रोसेस कौन सा है, आइसोबैरिक, राइट। तो हमें यहाँ पर हीट गिवन टू दी गैस बताना है, यानी कि डेल्टा क्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको निकालते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसको लेके बात कर लेंगे हम लोग। तो देखिएगा, अगर हम लोग ये करें कि हीट गिवन अपॉन में वर्क डन, तो आइसोबैरिक प्रोसेस है तो हीट क्या हो जाएगी, NCP डेल्टा टी, समझ में आ रही बात। और डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा टी। तो यानी कि इसमें से अगर हम लोग NCP डेल्टा टी कर दें तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो यानी कि इसको कहा जा सकता है इट इज इक्वल टू NCP माइनस CV इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से ये देखिएगा n से n चला जाएगा, डेल्टा टी से हमारा डेल्टा टी चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, दिस इज योर Cp अपॉन में Cp माइनस Cv, ठीक है, समझ में ये बात। अब यहाँ पर, ठीक है ना, हमें पता है कि Cp अपॉन Cv ये क्या होता है, गामा होता है। तो क्या करिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Cv से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये Cp अपॉन में Cv क्या बन जाएगा हमारे पास में, गामा, राइट। ये Cp अपॉन में Cv 1 हो जाएगा, सॉरी Cp अपॉन में Cv ये गामा हो जाएगा, तो ये 1 का गामा माइनस Cv अपॉन में Cv हमारा 1 हो जाएगा, समझ में ही बात। गामा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1.4 डिवाइडेड विथ ये 1.4 माइनस 1 कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1.4 डिवाइडेड विथ 0.4, राइट। तो यानी कि ये 14/4 हो गया, और दोनों को 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 7/2, समझ में ही बात। सो हियर वी कैन से कि हमारे पास में जो डेल्टा क्यू बनेगा वो क्या आ जाएगा, 7/2 इंटू दिस वर्क डन, ये डेल्टा डब्ल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 7/2, और क्योंकि हमें वर्क डन ऑलरेडी दिया है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट। तो ये 102 से आपका 50 टाइम चला जाएगा आपका, और 50 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 350 जूल्स एज योर अमाउंट ऑफ वर्क डन, जिसको हम लोग हमारा ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं। तो नोट डाउन कर ले इसे।
हो गया ये। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में दिया गया है कि द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए रियल गैस ओबेइंग पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू इक्वेशन इज। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है रियल गैस के लिए। तो उसके लिए कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू आर टी। तो इसके लिए हमारी कौन सी यहाँ पर कंडीशन होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम लोग बात करें और आइडियल गैस के हिसाब से बात हो रही है तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास में डी क्यू अपॉन में एन डी टी हो रही है, राइट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम लोग बात करें तो डी क्यू क्या होता है हमारे पास में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन, इस तरीके से डिवाइडेड बाई एन डी टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर एन डी टी जो है वो इंडिविजुअली सेपरेट कर लो इनके साथ। तो ये पहला वाला टर्म क्या बन जाएगा, डी यू अपॉन में एन डी टी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन में एन डी टी। डी यू की बात करें तो डी यू हमारा क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि एन सी वी डी टी के बराबर अपॉन में ये हमारा एन डी टी। और वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज पी डी वी अपॉन में ये हमारा एन डी टी है। तो यहाँ से न्यूमरेटर से ये एन से एन चला गया, डी टी से हमारा डी टी चला गया। तो क्या बच रहा है इधर से, ये बच रहा है हमारा सी वी प्लस पी डी वी अपॉन में एन डी टी, इस तरीके से। और जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, दिस इज योर पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। देयरफॉर यहां से पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी, इस इक्वेशन से ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा ये पी वी डी वी निकल जाए। कैसे, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो। प्रेशर हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा पी, ठीक है ना, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वी इंटू डी वी इज इक्वल टू यहाँ पर ये आर इंटू ये हमारा डी टी हो गया। तो यहाँ से ठीक है ना, ये पी डी वी, ये टू वी को इधर डिवाइड में डाल दो तो क्या हो गया, पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी अपॉन में टू वी, इस प्रकार से। इस पी डी वी की वैल्यू यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दे वापस, जिससे हमारे पास में स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। सो हियर वी कैन से कि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू सी वी प्लस पी डी वी की वैल्यू दैट इज आर डी टी अपॉन में ये टू वी इंटू ये हमारा वन अपॉन में एन डी टी। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से ये हमारा डी टी से डी टी चला गया, यानी कि ये हमारे पास में क्या आ गया, सी वी प्लस न्यूमरेटर में आर अपॉन में टू एन वी आ गया। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑप्शंस में अगर देखें तो एन की बात नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पर एन को जो है इसकी वैल्यू वन कंसिडर करिए, दैट इज सी वी प्लस आर अपॉन में टू वी होना चाहिए। ये जो ऑप्शन है ठीक है ना, ये हमको आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात।
हो गया नोट डाउन? चलिए अगले सवाल पे आएंगे फिर। देखिएगा अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन ए क्लोज्ड चेंबर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज z, then the collision frequency of the same system at 127 डिग्री सेल्सियस इज। अगर हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए क्लोज्ड चेंबर में 27 डिग्री सेल्सियस पर z है, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी सेम सिस्टम के लिए 127 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगी? ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यहां पर बात हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? दिस इज गिवन 1 में टाइम पीरियड, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और डिस्टेंस किसको लेंगे हम लोग? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आपका एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम लोग मीन फ्री पाथ लेंथ भी कहते हैं, दैट इज लैम्डा। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है ना, लैम्डा अपॉन में स्पीड। तो यहां पर ठीक है ना, हमने ये पता है कि जो मीन फ्री पाथ होता है वो जनरली हमारा क्या होता है? 1/2 पाई, ठीक है ना, एन डी स्क्वायर ये होता है, राइट। एन हमारे पास में क्या होता है? दिस इज योर नंबर डेंसिटी, और वी हम लोग यहाँ पर वी आर एम एस को लेते हैं, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। तो ये हमारे पास में लैम्डा डिवाइड में है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ठीक है ना, हमारे पास में याद रखिएगा क्या फॉर्मूला होता है कि इसको ऐसे लिख लो, 1 में ना √2 पाई एन, यानी कि आपका नंबर डेंसिटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो इसको एन अपॉन में ये वॉल्यूम वी से बता देता हूँ, इनटू ये डी स्क्वायर। डी हमारा डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है, इनटू हमारे पास में क्या है? दिस रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो दिस इज योर 3RT अपॉन में मॉलिकुलर मास। अब हम लोग दोनों कंडीशंस में कंपेयर करें, राइट। अब हमारे पास में ठीक है दोनों कंडीशंस में ये √2 पाई सेम है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो भी सेम है, उसकी डायमीटर बदलेगी नहीं, टोटल वॉल्यूम भी वही है, 3R कांस्टेंट है ना, गैस भी बदल नहीं रही है, मॉलिकुलर मास वही है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, राइट। सो वी कैन से कि दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पर कहा जा सकता है कि सेकेंड केस की फ्रीक्वेंसी अपॉन में इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू अंडर रूट में T2 अपॉन में T1, इस तरीके से। T2 यानी कि फाइनल टेम्परेचर कितना है? 127 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में एक्सप्रेस करें तो 127 प्लस 273 अपॉन में T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको भी केल्विन में एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273 इस प्रकार से, इज इक्वल टू, राइट, 127 प्लस 273 ये हो गया हमारे पास में 400 डिवाइडेड विद 27 प्लस 273 कितना आ गया? 300। तो ये बन गया हमारे पास में 4/3, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 अपॉन में √3 हो गया। देयरफॉर आवर फाइनल फ्रीक्वेंसी विल बी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी का 2/√3 टाइम्स हो गया इनटू इनिशियल फ्रीक्वेंसी। और इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी बोली गई है? दिस इज योर z के बराबर, ठीक है, समझ में आई बात? तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी, दैट इज 2 अपॉन में √3z। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे।
लिख लिया इसे। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में दिया गया है कि पीटी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग 3 डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ ρ1, ρ2 एंड ρ3 इन 3 डिफरेंट केसेस इज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास में 3 अलग अलग डेंसिटीज के लिए ρ1, ρ2 और ρ3 के लिए उनके बीच का प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ हमें इस तरीके से बताया गया। तो इनके लिए हमारी कौन सी कंडीशन होगी वो हमें बताना है, यानी कि उनकी डेंसिटीज के आपस में क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो है हमारे पास में आइडियल गैस, ठीक है ना। तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू NRT, और N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ द गैस अपॉन में इट्स मॉलिक्यूलर मास इनटू दिस R इंटू टी, ठीक है ना। समझ में आई बात। इस V को यहाँ पर डिवाइड में डाल दो, तो यानी कि ये बन जाएगा प्रेशर P इज इक्वल टू M अपॉन में V इंटू RT अपॉन में M। इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में इट्स वॉल्यूम, ये हमारा क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। सो दिस विल बी डेंसिटी रो इंटू R इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो ये बन जाएगा, यहाँ से डेंसिटी की हमें बात करना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू बाकी सारे टर्म्स को भेज दो इधर। तो यानी कि क्या हो गया, ये प्रेशर P इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ये RT हो गया। तो यहाँ पर ठीक है ना, वेरिएबल फैक्टर्स क्या है हमारे पास में, प्रेशर और टेम्परेचर, है ना। डेंसिटी अलग अलग है लेकिन मासेस और ये R यानी कि गैस कांस्टेंट सेम है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन में T, और P अपॉन में T की यहाँ पर बात करें तो दिस इज योर स्लोप ऑफ PT ग्राफ। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ये सबसे पहला वाला जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि डेंसिटी जो ρ1 है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। डेंसिटी हमारी जो ρ1 है वो सबसे ज्यादा है, इससे कम ये स्लोप है, ठीक है ना, यानी कि ये हमारा ρ2 से ज्यादा है, और इससे कम स्लोप हमारी ये ρ3 की है, यानी कि ρ2 जो है वो ρ3 से ज्यादा है। ये कंडीशन हमको कौन से ऑप्शन में दिख रही है, डी ऑप्शन में, इट इज ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। तो यही हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर बन गया है। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। सवाल में कहा जा रहा है कि एट विच टेम्परेचर द RMS वैल्यू ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इक्वल्स टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। वो कौन सा टेम्परेचर होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए जहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो RMS वेलोसिटी है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के RMS वेलोसिटी के बराबर होगी जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू VRMS ऑफ ऑक्सीजन बोला गया है। और VRMS की अगर हम लोग बात करें तो VRMS हमारे पास में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन में M के बराबर,
दोनों के लिए VRMS सेम होना चाहिए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अंडर रूट में, ठीक है ना, ये T अपॉन में M हमारा कांस्टेंट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो यहां से कहा जा सकता है कि टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, अरे ये मैं H2 क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो वी कैन से कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, इसके रेशियो के बराबर। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन गैस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 2, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 इनटू टेम्परेचर कितना दिया गया है 47 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया हमारे पास में 47 प्लस 273 इस तरीके से। तो सबसे पहले तो ये 32 हमारा 2 से 16 टाइम्स चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 16 इंटू 47 प्लस 273, यानी कि ये बन गया 320, और 32 जो है वो 16 से 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 32 16 से आपका 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास में 20 केल्विन्स। तो ये हमको हमारा ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। हो गया, चलते हैं आगे हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल में दिया गया है कि 2 वेसल्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइज, ठीक है ना, सेम साइज यानी कि वॉल्यूम सेम हो गया, एंड आर एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। ए कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड बी कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ए वेसल जो है इसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और बी वेसल के अंदर में 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मास भी हमारा सेम है। PA and PB are the pressures of the gases in A and B respectively, ठीक है, तो PA और PB इनका क्या है, A और B का वेसल्स में प्रेशर है। देन PA अपॉन PB इज, तो PA अपॉन में PB की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये हमें बताना है। तो हमारी ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। अब जैसे कि हमने देखा, ठीक है ना, हमारे पास में क्या क्या कंडीशंस है कि दोनों वेसल्स, ठीक है ना, सेम साइज है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है, दोनों के लिए टेम्परेचर भी सेम है, समझ में आ रही बात। आर हमारा गैस कांस्टेंट होता ही है, ठीक है ना, 1 ग्राम दोनों में है, ठीक है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर मास अलग है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझ में आ रही बात। तो वी कैन से कि प्रेशर ऑफ ए अपॉन में प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मास दोनों के लिए 1 दिया गया है, तो Na क्या हो गया 1 अपॉन में, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी, ए के अंदर में कौन सी गैस है हमारी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास
2, ठीक है ना, तो ये हो गया 1/2। इसी तरीके से Nb क्या हो जाएगा, 1 ग्राम है मास, और मोलिकुलर मास, ठीक है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 32, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 32 डिवाइडेड बाई 2, और 32 हमारा 2 से 16 टाइम्स जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो क्या आ जाएगा 16, जिसको हम लोग हमारा ऑप्शन डी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। समझ में आई बात। हो गया, चलते अगले सवाल पे आएंगे। सवाल में दिया गया है कि मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस इन रिजिड आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कहा जा रहा है कि हमारे पास में एक मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें 1 मोल की मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, मोनोएटॉमिक यानी कि जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3, और दूसरा 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है, रिजिड है, यानी कि इसमें वाइब्रेशनल मोड नहीं है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 3 + 2, 3 हमारे लीनियर और 2 रोटेशनल, यानी कि 5 हो गया। दोनों को रूम टेम्परेचर पर रखा है, क्या टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। सो द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली इज। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनकी स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होगा, यानी कि CV हमसे पूछा जा रहा है ना, CV का रेशियो हमें पूछा जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि CV मोनोएटॉमिक के लिए अपॉन में CV दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा डायमेट्रिक के लिए डायटोमिक के लिए। CV मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ठीक है ना, और CV हमारे पास में क्या होता है F/2 × R, ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 × R, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5/2 × R। यहाँ पर से ये R से R चला गया, ये 2 से हमारा 2 चला गया, यानी कि क्या हो गया ये 3/5, जिसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन बी में देख लेते हैं। लिख लिया इसे, चलते हैं आते हैं अगले सवाल पे। सवाल में कहा जा रहा है कि एक कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेन्स ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, इसके अंदर में गैस है, किस टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस पर। टू डबल द प्रेशर ऑफ द गैस द टेम्परेचर ऑफ द गैस शुड बी रेज्ड टू, ठीक है। तो यहाँ पर गैस का अगर हमें प्रेशर को डबल करना है तो हमें टेम्परेचर को कितना बनाना होगा, फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आई। यहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो हम लोग कहते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। हमें क्या बताना है फाइनल टेम्परेचर, देयरफॉर वी कैन से कि T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर अपॉन में इनिशियल प्रेशर, लेकिन फाइनल प्रेशर तो डबल बोल दिया गया है इनिशियल प्रेशर के, तो P1 से P1 गया, यानी कि क्या आ गया ये 2 आ गया। देयरफॉर हियर वी कैन से जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27, तो इसको डायरेक्टली 2 × 27 मत कर देना, सबसे पहले हमको इसे SI में चेंज करना होगा, दैट इज 27 + 273, तो ये क्या हो गया 2 × 27 + 273 यानी कि 300, और 300 का डबल 600 केल्विन हो गया।
लेकिन हमें किस में बताना है, डिग्री सेल्सियस में, तो इसको वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो ये नहीं कि क्या हो गया, ये 600 माइनस 273, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 327 डिग्री सेल्सियस एज योर आंसर, जिसको हम लोग यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ये? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लेंगे।